नमस्कार, स्वागत है आपका यूबी टीवी पर। आज से हम आप लोग के बीच हर शनिवार एतवार आएंगे एक खास पॉडकास्ट के साथ। वैसे ये हमारा यूबी टीवी चैनल का फर्स्ट पॉडकास्ट है जो आज शुरू हो रहा है। ये पॉडकास्ट सिर्फ पॉडकास्ट नहीं होगा, यहाँ पर हम मिलेंगे बड़े बड़े एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट, एक्सपीरियंस एजुकेटर से और उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे, उनके लाइफ के लेसन्स को जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल भाटिया, आप देख रहे हैं यूबी टीवी और यूबी टीवी का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ पहले एपिसोड में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ना सिर्फ न्यूज़ इंडस्ट्री में 32 सालों से अपनी पहचान बनाई है, बल्कि वो एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने 32 साल पहले जब न्यूज़ टीवी पर शुरू हुई थी, उस शुरुआत को खुद रिपोर्टर के ज़रिए स्टार्ट किया था। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमार राजेश सर, जो कि मेरे टीचर भी हैं और साथ ही साथ पिछले 32 वर्षों से न्यूज़ मीडिया में काम कर रहे हैं। आप इन्हें जानते ही होंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके उज्जवल। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि सर ने डीडी से लेकर के आज तक एनडीटीवी, एबीपी न्यूज़ ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम किया है। तो सर, आपको कैसा लग रहा है आज यूबी टीवी पे, और आप हमारे पहले पॉडकास्ट में फर्स्ट ही पर्सन हैं? देखिए, हर चीज़ की कभी ना कभी शुरुआत होती है। अंग्रेज़ी में कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज अ बिगिनिंग। तो आपके इस यूट्यूब चैनल की भी शुरुआत है, इसके लिए मेरी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। और विशेष तौर पे मेरा ये विशेष अनुभव भी है क्योंकि टीवी पत्रकारिता के रूप में तो मैंने एक से एक सामान्य से लेके वीवीआईपी सबकी बातचीत की है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर रहा हूँ जिनका मैं शिक्षक भी हूँ, बतौर जर्नलिज्म पढ़ाता भी हूँ इनको मैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा चुका हूँ इनको मैं, और अब ये बतौर एक इंटरव्यूअर मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो ये एक विशेष अनुभव मेरा भी है उज्जवल जी। मैं यहाँ पर आप सबको एक ये भी बात बताना चाहूँगा कि रिसेंटली सर ने एबीपी नेटवर्क के साथ एक बहुत ही बढ़िया शो जिसका नाम है क्या बात है वो भी किया है। और सर जब भी हमेशा शो करते हैं तो सर के जो शोज़ होते हैं वो हमेशा न्यूज़ में पॉजिटिविटी लाते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो देख के मन को शांति मिलती है। सर, यूबी टीवी पर आपका आने के लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया भी कर दूं क्योंकि आप पहली बार, मतलब हमारा पहला पॉडकास्ट है, पहला पॉडकास्ट है आप आने के लिए राज़ी भी हो गए। सर, चलो आपकी अभी जर्नी से हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी न्यूज़ जर्नलिस्ट के तौर पे जर्नी कब शुरुआत करी थी और अभी तक आपको मतलब 32 वर्ष हो चुके हैं, 32 ईयर्स हो चुके हैं। क्या कुछ चेंज आपने देखा और कैसे आपने स्टार्ट किया था? क्या चैलेंजेस, अगर आप हमारी ऑडियंस को भी बता सके और उन बच्चों को भी जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन कर दिया, अगर बारी बारी से करूँगा तो खैर कोशिश करता हूँ। 1 दिसंबर 1992 को पहला प्रेस कार्ड मिला था, जिस पे लिखा रहता है ना प्रेस कार्ड। न्यूज़ ट्रैक वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वीडियो मैगजीन, प्रॉपर इंग्लिश वीडियो मैगजीन। हिंदी में काल चक्र शुरू हो चुका था। और 1 दिसंबर 1992 और अब 1 दिसंबर 2026 आने वाली है, यानी 32-33 साल के बीच का कालखंड है, बल्कि 4 महीने में 33 साल हो जाएंगे। तो आपने बिल्कुल गणित बिल्कुल सही रखा है। अब आपने पूछा कैसे शुरुआत हुई, तो मूलतः पत्रकार बनने का कोई सपना नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी। I mean, basically like people, they aim for becoming something. I never aim for being a journalist. Being from the state of Bihar in India, there's a proverb, it will be called PJ in Norman parlance of your digital age. But yeah, when a child is born, he is taught ABCD. Yes, sir. But when a Bihari is born, he is taught UPSC. मतलब कि बचपन से ही जैसे बच्चा पैदा नहीं हुआ, लड़का तैयार तो आईएएस बनना है, तो वही करना था। लेकिन तब तक थोड़ी सी एक बौद्धिक वाली क्षमता थी मेरे दिमाग में। अच्छा, पॉडकास्ट का कोई सीमा तो नहीं है, समय सीमा नहीं मतलब अपना बात चलते रहे ना, अगर रुचिकर हो तो इसी के लिए, क्योंकि वो बड़ी रोचक दास्तान है। आमतौर पर आईएएस बनने के लिए भी लोग बीए एमए करते हैं और कूद पड़ते हैं देने के लिए। पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा लगा कि जो मैंने कहा कि
जर्नलिस्ट कभी बनना नहीं था, तो उसकी मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। आईएएस बनने के लिए आए थे, लड़का तेज था, गया में नाजरत एकेडमी सबसे बढ़िया बिहार का स्कूल माना जाता है। दिल्ली जब पहुंचा, डीपीएस के पुरम वाज अमंग द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ द कंट्री। देन हिंदू कॉलेज, देन जेएनयू। तो जब एमए ख़त्म हो गया 1990 में, तब अब चूंकि पिताजी की सख्त हिदायत थी कि आईएएस बनना है, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा बौद्धिक पक्ष भी होना चाहिए। तो मैंने हिंदू कॉलेज से जेएनयू में एडमिशन लिया, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़। वहाँ एमफिल ख़त्म 92 में करना था, पीएचडी 96 में, और इस बीच में था आईएएस हो गए तो ठीक है। तो ये हमारा विकल्प था, या तो आईएएस यानी कि सिविल सर्विसेज, कोई भी सर्विस मिले, या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाना लिखाना। अब इस बीच में जैसे ही अगस्त 1992 में मैंने अपना एमफिल का डिसर्टेशन सबमिट किया, और ये भी बता दूं मध्यम वर्गीय परिवार से ही हूँ, कुछ अदानी माने वाला नहीं है, तो ये भी चिंता थी। एमए हो चुका है और अभी तक माँ पापा से पैसे ले रहा हूँ। बिल्कुल। तो उस समय अभी भी है, बल्कि यूजीसी का प्रावधान था कि एमए के बाद अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको फेलोशिप मिलती थी। एमफिल करने के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप, पीएचडी करने के लिए सीनियर रिसर्च फेलोशिप। देश भर का एग्जाम होता है, अभी भी होता है। अभी शायद वो 15,000 20,000 कुछ मिलते हैं, और 25,000 सीनियर रिसर्च फेलोशिप है एक महीने का पर मंथ। उस समय 2,500 थे और 5,000 थे। 2,500 एमफिल के लिए, 5,000 पीएचडी के लिए, लगभग। थोड़ी सी आगे पीछे बात हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। तो इसलिए आई वॉज financially independent, but the moment I finished submitting my MPhil dissertation, there was something very interesting happened. The same day I qualified for civil services examinations, preliminary stage. You call it PT. आपने पूछा था ना कैसे पत्रकारिता शुरू हुई, तो उस पर मैं आ रहा हूँ। बहुत ही रोचक कहानी है। लोगों को भी शायद लगेगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो अगर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है तो आप अच्छा कर सकते हैं। If you have positive energy, then that will show. तो मेरा एमफिल डिसर्टेशन खत्म हुआ 1992 में, सबमिट कर दिया मैंने। उसी साल पीटी क्लियर कर लिया है सिविल सर्विसेज का। अब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला था नहीं कभी, लेकिन आई हैव दैट नैक ऑफ सिविल सर्विसेज। व्हेन आई मतलब मेरे बताए हुए लोग लगातार बहुत सारे आईएएस आईपीएस बने हुए भी हैं। मेरा अपना छोटा भाई एक आईपीएस है। तो आई थॉट, लेकिन बताने की बात एक होती है, खुद पढ़ना पड़ता है। तो पीटी क्लियर हुआ जून में, नवंबर में 3 महीना मैंने रगड़ के पढ़ाई की। अब ऐसा व्यक्ति जो कि क्रिकेट खेलता है, डिबेटिंग करता है, ड्रामेटिक्स करता है और पढ़ाई भी करता है, उसको 3 महीने केवल पढ़ना पड़े तो थोड़ा सा वो नहीं होता है बोझ एकदम। तो आई विविडली रिमेंबर ऑन 26 November 1992 माई मेन्स एग्जाम्स ऑफ आईएएस फिनिश्ड, एंड आई हैडंट गॉट इन टच विथ एनीवन। दोस्तों से कोई पढ़ाई कर रहा हूँ, 3 महीना तो पढ़ लूँ, आईएएस करना है। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे 1992। बिल्कुल। अब कैसी कहानी होती है, आईएएस बनते बनते पत्रकार बनने की, वो कहानी अब आ रही है। बिल्कुल। तो उस समय पब्लिक बूथ पे 1 रुपये का सिक्का डालिए तब वो फ़ोन हम मिला सकते थे। एसएसडी शायद, हाँ, वो एसटीडी बूथ। हाँ, तो एक और बूथ होता था कि वहाँ पर आप सिक्का नहीं डालना है, एसटीडी बूथ ही है, लेकिन जितने फ़ोन कर लो उतने पैसे आप दे देना कुल मिला करके। तो मैं करीब 10-20 रुपये लेके गया कि 10-20 कॉल्स करूँगा, सबको करूँगा। अब पत्रकारिता वाली पे बार बार आना चाह रहा हूँ, बैठ जा रहा हूँ। तो एक फ़ोन था श्रुति का, अभी आयरलैंड में है, अपना पति पत्नी से वहीं है। फिर मैं श्रुति को धन्यवाद दूंगा, थैंक्स टू यू श्रुति दैट आई एम अ टीवी जर्नलिस्ट नाउ। थोड़ा मैं इमोशनल हो जाता हूँ। बिल्कुल। वो मेरी बैचमेट थी। बिल्कुल। एमए में ख़त्म हुआ 1990 में, एमए ख़त्म हुआ, ये मैं आप बता रहा हूँ 92 की बात। 2 साल एमफिल कर रहा हूँ, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। She was born and brought up in Delhi, and we were batchmates in MA. And she would always tell me, Kumar, you Biharis, you always want to be IAS. You are such a wonderful man. You can talk in English, you can talk in Hindi. And she told me that people who talk in Hindi very well, they are not very good in conversing in English. Yeah, ऐसा होता है बहुत। और जो अंग्रेजी बोलेंगे वो बहुत अच्छे हिंदी बोलने में नहीं होते। बिल्कुल। अब श्रुति टोल्ड मी, और भी लोग वो कहते थे एमए में जो दिल्ली वाले थे कि यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी इन आईएएस, यू बी अ जर्नलिस्ट। तो उसको भी मैंने फ़ोन लगाया, मतलब 1-2 साल के बाद। बिल्कुल। एंड आई न्यू कि उस स्टेट्समैन में काम कर रही थी। यस कुमार, व्हेन शी केम ऑनलाइन, मैंने कहा कि यस, तो आईएएस बन गए? मैंने कहा नहीं भाई, अभी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, अभी इंटरव्यू होगा, फिर होगा कि नहीं होगा देखा जाएगा। तुमने क्या किया? आई हैव जॉइंड स्टेट्समैन, एंड देन आफ्टर स्टेट्समैन नाउ आई एम इन न्यूज़ ट्रैक। हाँ, उस समय वो न्यूज़ ट्रैक में थी, वही जो मैंने ज्वाइन किया। 4 दिन बाद मैं वहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ। और वहीं पर वो
उसी के रिसेप्शन से मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए एकदम फिल्मी कहानी है। बिल्कुल। इट इज एब्सोल्युटली, दीज थिंग्स नॉट ओनली हैपन इन फिल्म्स, इट ऑल्सो हैपन इन reality. Now how within 4 days I got this job, and now my dear Ujjwal is calling me a journalist for 32-33 years. उसकी कहानी कैसे 4 दिन की रोचक हुआ बताता हूँ। तो यस कुमार, again you wasted another year for IAS? मैंने कहा no, I have learned, I have done my research and all that. मैंने कहा तुमको नौकरी कैसे मिली? How did you get a job? She said I had to run a lot. And there was an interview after 6 months of moving around. Then after interviews, I was called again. I was taken written test. Then finally I was admitted in Newstrack as a researcher. Researcher then becomes a reporter. मैंने कहा कि who is your in charge, who takes all this? तो her name is Madhu Trehan. Again, interesting things come. Madhu Trehan. She was incidentally the wife of Naresh Trehan, who is now the head of Vedanta. Madhu was the India Today correspondent of USA from 77 till late 1989. So Madhu, after coming back from US, started Newstrack. Madhu's brother Arun Puri was the founder of India Today. India Today. So both brother sisters started India Today together in 1975. She got married and went to US. Picked up crates of TV, came back in 1989 and started Newstrack. So she told me Madhu is a very strict person. Now Shruti is talking to me on telephone booth. I am from JNU. She is from Connaught Place. The office of Newstrack. Is Madhu there? Yes, yes. She pops out. Madhu is sitting there. Give me her direct number. No, she got scared. No, I will not give. She is my boss. मैंने कहा boss को कहाँ पता लगेगा? She will never know. Give me the number. पर शायद अभी पता लग जाएगा पॉडकास्ट अगर वो हाँ, देखेंगे। तो अब ठीक है, कोई बात नहीं। तो now everything is done. I have to meet Madhu. I haven't met Madhu for last so many years. We are about to meet. So she said ki okay fine. She gave me the number. I put the phone. I called directly. And now what's the conversation? And I knew she is a very strict. So in one ship, I knew that she was there. So the moment bell rang, yes, who is it? No, hello, nothing. मैंने कहा this is Kumar Rajesh, who has finished his 10th from Nazareth Academy, Gaya. Graduation in Political Science Honours from Hindu College, Delhi University in 1988. MA from Hindu College, Delhi University in Political Science 1990. And having finished my MPhil from JNU in 1992, barely a couple of months back, I am looking forward to join your esteemed organization as soon as possible, ma'am. And she was taken aback. That I'm just asking who is it, and he has rattled off everything, all his entire qualification and all that. She said, okay. So come and meet me. She also fumbled for words. Then she said, come and meet me tomorrow or day after. I shot back, tomorrow or day after. She said, tomorrow? मैंने कहा what time? 3 o'clock? मैंने कहा okay, done, thank you ma'am. Put the phone down. And immediately I called up the reception. Shruti picks up the phone. Yes Kumar, was it you? I was looking, I was peeping from the, yes it was me. What was it? मैंने कहा my interview is fixed for tomorrow 3 o'clock. Oh. And now watch the interview. Conversation. Very interesting, but yeah. I reached there, 3 o'clock. Now everything can be leaked on your podcast. There are some secrets also. Secret was, Shruti was there, Vikram Chandra was there. Vikram Chandra was on match with, he retired now he is not retired, but he retired NDTV as CEO of NDTV. So very, there are others, Sanjay Ahirwal was there. They were all already working Newstrack, and they were my friends from Delhi University. So the moment I reached for interview at 3 o'clock, Kumar, remember one question for sure. She will ask, do you know typing? Then I said, no, I don't know typing. No, don't say that. Say, I know typing. You said, then she will not. But and this is a monthly show. Once in a month, Newstrack is published, and you will not be the reporter. In any case, you will be researcher. So within a month, you will pick up typing. So that was one secret. Madhu, please forgive me. I did not know typing, and I said that I knew typing, but I learned it in a month's time. So she said, this is the only one. तो भाई मैंने अब जब पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा अध्यात्म में करता हूँ, तो मुझे पता था महाभारत में युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला था एक बार, है ना? तो मैं किस खेत की मूली हूँ? तो आई थॉट ओके, एक झूठ बोल दूंगा. What else? Oh, nothing else. You will manage. And then गप करने लग गए. 3 o'clock, 4 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. अचानक at 4:30
Then she said Sona Jha was her like Xerox copy. Sona, by the time I had introduced myself to Sona Jha. So when Madhu came at 5:30, 2.5 hours late, I could not realize that she has come. There was some tap on the corridors and everyone disappeared. Because I'm alone at the reception. They knew the Madhu's tap disappeared. And some smart lady, bob cut, walked into the cabin. I thought, now I'll go. I peeped from her glass doors. She was there. She kept down, wrote something. Before Sona could, she picked up the bag again and walked out. Left the office. Then I said, excuse me. I ran after her, caught hold of her. She said, yes, who are you? When I stopped her way, मैंने कहा, this is Kumar Rajesh. You called me for interview at 3 o'clock. You are coming at 5:30 and you are walking away. She was defensive. Okay, come. And then Sona, come here. Sona was it? Then Sona already had the 2-3 minutes interview and how I joined on 1st December 1992. So, why should I take you? Madhu asked me. मैंने कहा, मैम, don't call me ma'am, call me Madhu. मैंने कहा कि, okay Madhu ma'am, no only Madhu. मैंने कहा कि, okay Madhu, you should take me. Because अच्छा, ये मैं बताता चलूँ कि IAS एग्जाम में अभी तो केवल एक पेपर होता है, हाँ, आपके ऑप्शन, उस समय 2 हुआ करते थे हमारे समय में. तो पॉलिटिकल साइंस वॉज माई ओन पेपर, हिंदी वॉज माई सेकंड पेपर. ओके. सो हिंदी में भी मैंने 3 महीने पढ़ाई की थी, रगड़ करके. तो अब मैंने कहा, लेट मी यूज माई दैट 3 month स्टडीज. तो मैंने कहा कि मैम, नहीं, अगेन शी वॉज करेक्ट, मधु, you should take me in your esteemed organization because though it's an Hindi, it's an English news track cassette that you produce, but any media organization functions in India. And India has the majority of the population staying in Hindi heartland. Staying from Bihar in the east to Rajasthan in the north, west, Haryana dipping north to Madhya Pradesh dipping south. So unless your reporters are well qualified in Hindi, they are not of much use. And अभी मैं आपको सारे नहीं बता सकता हूँ, उसमें मुझे सब रटे हुए थे. हिंदी की इतनी बोलियां हैं, इतने वो हैं. मैंने कहा कि हिंदी की 15 बोलियां हैं और इतनी भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम भोजपुरी, मैथिली इन मगही इन बिहार टू अवधी, कन्नौजी, बुंदेली इन यूपी टू जयपुरी एंड ओके फाइन. सो व्हाट डू यू वांट टू से? मैंने कहा, मधु, आई वांट टू से दैट आई विल बी मच मोर यूजफुल than all your Oxbridge products in Newstrack. I knew that Manoj Raghuvanshi was there, who was like well trained. Vikram had returned from Oxford. Mini Vaid had training from New Illustrated Weekly of India. So I was just having a like कटाक्ष कर रहा था मैं उनके ऊपर कि अंग्रेजी दांत से ज्यादा मैं काम आऊंगा आपके. बिल्कुल. And then by the time Sona was standing behind me, Madhu is here, Sona is standing there. Then she looks back at Sona. Then I could see that Sona says yes. Then I said, okay, then do you know typing? मैंने कहा, yes ma'am, I know typing. Okay, so how much should we pay you? अब यहाँ मैं फंस गया. My friends never told me that question will also be asked. How much? I never asked what are their payment. अब मैं फंस गया यहाँ पर. What should I say? Now, until now, the conversation was primarily in English. Now I switched over to Hindi. No, tell me, because I took a few seconds to reply. Tell me, how much should I pay you? Because now it also meant that I am being taken. I am getting a job. So now she's asking me how much should they. Then I switched over to Hindi. मैंने कहा, मधु, बस उतनी ही राशि पर्याप्त होगी मेरी आजीविका के शुभारंभ के लिए, ताकि मैं अपनी आजीविका का शुभारंभ मुस्कुराते हुए कर सकूं. बिल्कुल. Now she was amazed. She asked Sona, was it Sanskrit? Because I couldn't understand anything of what Kumar said in Hindi. Let me translate it for you in English. Only that amount will be sufficient for me to start my career, by the virtue of which I'll start my career with a smile on my face. ये तो सर अभी जो भी देख रहे होंगे हमारे आपके स्टूडेंट्स सब, वो भी यही ट्रिक शायद अब अपनाएं, तो उनको भी एक वो हो जाएगा. फिर सर न्यूज़ ट्रैक से आप कैसे, मतलब आज तक कैसे फिर? हाँ, तो वो न्यूज़ ट्रैक से आज तक ऐसे हुआ कि न्यूज़ ट्रैक की शुरुआत हुई 1 दिसंबर 92 और आज तक की शुरुआत हुई 17 जुलाई 95.
तो 3 साल तक मैं मोरलेस, बीच में वो आईएएस की परीक्षा के लिए छुट्टी ले लेता था। हाँ। फिर आईएएस में नहीं होता तो फिर मैं चला जाता था। तो 3 साल लगभग मोरलेस 92 दिसंबर से 95 तक न्यूज ट्रैक के साथ रहा। इस बीच में न्यूज ट्रैक हिंदी से अंग्रेजी दोनों हो गया। जब अंग्रेजी वालों को थोड़ी मुश्किल होने लगी, ट्रांसलेशन होता था, तो विक्रम का सब हिंदी का मैं किया करता था, कुमार राजेश, और मैं आई वाज कंफर्टेबल बोथ। सो व्हेन आज तक स्टार्टेड इन 1995 जुलाई, ओनली 2 पीपल वेयर कोऑप्टेड फ्रॉम न्यूज ट्रैक टू आज तक। ओके। मृत्युंजय कुमार झा एंड कुमार राजेश, बिकॉज बोथ ऑफ अस न्यू हिंदी एज वेल, एंड आज तक स्टार्टेड इन हिंदी, है ना। तो इस रूप में मैं आज तक में ले लिया गया। न्यूज ट्रैक चलता रहा, विक्रम, संजय हिरवाल, निधि कुलपति, इन लोग छोड़ के एनडीटीवी जा चुके थे, मैं वहां बना रहा। तो इस रूप में मैं वहां आज तक से जुड़ गया। लेकिन खास बात थी पहला अंक जो था, उसके पहले भी एक इंटरेस्टिंग थी, अगर आप बताएं। मैं चूंकि था पहले से ही 3 साल से था वहां ऑलरेडी। नए लोग जो आए, एसपी सिंह हमारे हेड हो गया, जो आज मैंने क्लास में आपको एसपी सिंह की एंकरिंग दिखलाई थी। I have just showed one of my episodes of आज तक in my class where Ujjwal was also a student. Yes. तो आज जो मैंने दिखाया था, SP was my boss, नकवी जी was his assistant, अजय चौधरी was also. Then अजय चौधरी brought me about महीना भर बाकी है, 3-4 नए बच्चे ढूंढ के लाया। इन लोगों को 2 दिन में आप टेलीविजन सिखा दो कुमार। मैंने कहा मैं, उनमें से 2-3 नाम, दीपक चौरसिया को आप जानते होंगे, एक नैयर आज़ाद था, उसका अपना आप नहीं जानते होंगे, 1-2 और होगा। तीनों को मैंने 2 दिन के अंदर टेलीविजन सिखाया। और वो जो मैंने आज तक के लिए न्यूज ट्रैक में रहने के चलते टेलीविजन सिखाया, उसका फायदा आपको हो रहा है। बिल्कुल सर, हमें वो सब सिखा रहे हैं जिस तरीके से हम लोग न्यूज़ बुलेटिन आप देखते हैं आज, वो सब सर की ही सबको देन है, क्योंकि वो सर ने ही स्टार्ट किया था। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर सर आप बताइएगा कि पहले आज तक कोई टीवी चैनल नहीं था, आज तक वॉज अ पार्ट ऑफ दूरदर्शन। हाँ, तो सर वो भी आप जरूर बताइएगा। हाँ, तो ये मैं बता देता हूँ। तो आज तक जो मैंने बताया, बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं हमारे उज्जवल, बहुत बढ़िया, आप अच्छे पत्रकार बनेंगे, यू विल बी अ गुड जर्नलिस्ट वन डे। कृपा ही है। हाँ नहीं, खुश रहिए। तो वो आपने अच्छा बिंदु छुआ, क्योंकि आजकल जो लोग देख रहे होंगे आज तक, nowadays the people who would be watching आज तक, they would only be knowing आज तक as a TV channel who keeps telling that इंडिया का सबसे, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, आज तक की शुरुआत 17 जुलाई 1995 को दूरदर्शन के मेट्रो चैनल पर 9:30 बजे से 9:50 के बीच हुआ था। तकरीबन 20 मिनट का कार्यक्रम डेली होता था। और तब तक दूरदर्शन के अलावा एक और चीज बता, दूरदर्शन के अलावा और कुछ था ही नहीं, टेलीविजन। अच्छा। और दूरदर्शन जो है वो सरकारी भूपू हमेशा से है। उस समय आप इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। और अभी पॉडकास्ट पे इतना तो मैं बोल ही सकता हूं कि आजकल जिनकी सरकार है उनके खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं दूरदर्शन पे। नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि वो दोनों मेरे मित्र हैं। समझ जाएगी सर। जो प्रधानमंत्री है वो भी मेरे मित्र हैं, तो उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो उस समय दूरदर्शन पे इसीलिए वो आज तक पॉपुलर हुआ, क्योंकि वहाँ सरकारी जबरदस्ती नहीं थी, खुल के एक निजी चैनल था। तो फर्स्ट एपिसोड में, हालांकि अच्छा, मैंने आपको कैसे कहा कि आपका फायदा मिल रहा है, जो बच्चों को मैंने 2-3 दिन में सिखलाया था टेलीविजन, खुद मैंने डिवाइस किया था 10 पॉइंट्स ऑफ टीवी। हाँ, और उसी 10 पॉइंट्स ऑफ टीवी में प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन आज मैं सिखला रहा हूँ आपको। उसी का किताब लिखूंगा अभी बाद में जाकर के। तो आपकी बात जो आपने थी कि दूरदर्शन पे आया, इसलिए आया कि दूरदर्शन पे शुरू हुआ 17 जुलाई 1995 को, और पहला एपिसोड में केवल एक ही रिपोर्टर दिखा था माइक लिए हुए, वो विनम्रता के साथ आपके सामने बैठा हुआ है। तो आज तक के पहले एपिसोड का पहला चैनल शुरू हुआ 2000 में जाकर के। तो देखिए, आप सब लोग जो देख रहे हैं, आप एक इतिहास के उन शख्सियत को देख रहे हैं जो सिर्फ ना कि एक बहुत मशहूर पत्रकार है, बल्कि हमारे भारत के पत्रकारिता के शुरुआत के सबसे पहले पत्रकार है। और इतना ही नहीं, आज तक के भी पहले पत्रकार। आज तो आपने आज तक पे बहुत पत्रकार देखे, लेकिन उन सब के अगर सुपर से सुपर सीनियर की अगर हम बात करें, तो वो हमारे बीच बैठे हैं डॉक्टर कुमार राजेश। हाँ, लेकिन वो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। सुपर सीनियर तो हमारे एसपी सिंह थे बॉस, जो कि बड़े बड़े पत्रकार थे नवभारत टाइम्स के, वो हमारे हेड थे। लेकिन हाँ, बतौर रिपोर्टर, एज ए रिपोर्टर फर्स्ट फेस ऑफ आज तक जी, यहाँ तक थोड़ा सा बिल्कुल सही बात, एज अ रिपोर्टर फर्स्ट फेस, बट या बॉस वॉज एसपी सिंह। तो सर अभी आपको इतने वर्ष हो चुके हैं, जब आज तक टीवी पे एक चैनल बन गया, उसके बाद से लेके अब तक कोई आप ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप बताना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट किया
जिससे आपकी लाइफ में चेंज भी आया और आपने सोचा कि पत्रकारिता में जैसे, क्योंकि जैसे आपने बताया कि उस समय इंदिरा गांधी का राज, तो उसका आप समझ ही गए। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि कभी आप पत्र कर रहे हैं, अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग करते वक्त आपके सीनियर्स ने या कभी चैनल ने या कभी किसी ने बोला हो कि नहीं नहीं सर, कि कुमार जी ऐसा नहीं कर सकते हैं कुछ? तो ये जब तक आपने अपना प्रश्न खत्म किया तब तक 3 स्टोरीज मेरे दिमाग में कूद के सामने आ गई हैं। तो किसको मैं कैसे पहले बताऊं, क्योंकि लास्ट में आपने कहा कि बड़े अधिकारियों की रोक टोक के बावजूद, दूसरा क्या था जो कि आपके जीवन को एक चेंज कर दिया। तो ये 2 चीजें अब किस रूप में मैं कौन सा वाला पहले बताऊं, ये बताइए आप। पहले आप यही बता दीजिए कि जैसे सपोज क्या इंसिडेंट हुआ जिसके बाद आपने सोचा कि नहीं ये तो मतलब होना ही चाहिए था। अच्छा, तो वो बताता हूँ कि कैसे वो हुआ, और वो मतलब बारी बारी से मैं तीनों को रख ही देता हूँ, हमारे दर्शक समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे आज भी मैंने क्लास में आपको बताया था, पत्रकारिता का मतलब है कि केवल खबरें देना ही नहीं, आप खबरें दे रहे हैं तो उस आपके खबर देने से क्या परिवर्तन आ रहा है, और परिवर्तन क्या सकारात्मक आ रहा है। आपके खबर से दंगे भड़क जा रहे हैं तो वो खबर नहीं मैं मानता हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो छोटी सी भी अगर कुछ आप चेंज कर पाए वो पत्रकारिता है। तो मैं सबसे पहले वो संक्षेप बता दूंगा, वही HKL भगत वाली स्टोरी जो आज मैंने आपको दिखाई। आमतौर पर सभी लोग भारत में जानते हैं कि पत्रकार पर विश्वास करने लायक नहीं होता है, क्योंकि खुद उनका आचरण ऐसा नहीं होता है। खुद बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब खुद जेल जाते हैं तो जेल के बहाने वो बीमारी का बहाना करके अस्पताल में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो वो स्टोरी HKL भगत की 1996 में, जबकि HKL भगत को तिहाड़ जेल भेजा गया था और 22 दिन तक लगातार वो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल दिल्ली में पड़े हुए थे, और रोज मेरा कोई ना कोई खबर आती ही थी। SP सिंह बॉस थे, कुमार राजेश, दिल्ली आज तक। SP ने उस दिन मुझे कहा, फिर वो उनकी बेल की सुनवाई हो रही थी 22वें दिन, SP ने मुझे कहा आज अगर स्टोरी तुम्हारी नहीं जाएगी कुमार। मैंने कहा क्यों नहीं जाएगी सर? अरे वो बहाना कर देता है कि अस्पताल में पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या स्टोरी हुई? तुम अगर ये साबित करो कि पोल खोल दो कि अस्पताल में गलत पड़ा हुआ, तब स्टोरी है तुम्हारी। एंड थैंकफुली जो आज स्टोरी मैंने दिखाई आपको क्लास में, वी मैनेज टू एक्सपोज, दर्शकों को बता दें खुद उनकी बहन के मुंह से कि मेरा भाई तो बड़ा बढ़िया है जी, बीमारी हो हमारे दुश्मन की, सारी बात मैंने रिकॉर्ड की। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे भरत सिन्हा, उनके पास गए, वो नहीं आए सामने। मैंने बोल दिया भाई मैंने उनका पक्ष लेने गया था, नहीं हुए। ये 9:30 से 9:50 प्रसारण था। प्रसारण खत्म हुआ, एक्सपोज हो गए। मतलब केवल इतना ही नहीं था कि बीमारी करके बहाना पड़े हुए थे, जहां अगर आप सचमुच की बीमारी से भी कहीं अस्पताल में अगर आप हैं कहीं, तो वो अस्पताल जेल होता है, जेल के नियम लागू होंगे। हफ्ते में 2 दिन केवल लोग मिल सकते हैं, वो भी आधा घंटा के लिए। यहाँ डेली मिल रहे थे। उनकी बहनों ने कहा अरे हम तो रोज मिलते हैं जी, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। बिल्कुल। तो सब एक्सपोज हो गया। 9:50 में टेलीकास्ट हुई है, 10 बजे HKL भगत वापस तिहाड़ भेज दिए गए थे। और 10:30 पर भरत सिंह वो सस्पेंडेड। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने कुछ तहलका मचा दिया, दुनिया बदल दी, नहीं। लेकिन इवन बाय द वर्च्यू ऑफ वन स्टोरी, इफ अ टाइनी बिट चेंज और एक्सपोज्ड, आई कुड अ बिग मैन एंड ही वाज पुट बिहाइंड बार्स एंड ब्रॉट बैक टू जेल एंड द मेडिकल सुपरिटेंडेंट वाज सस्पेंडेड। दैट वाज वन थिंग दैट मेड चेंज एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। सेकेंड, जिसमें मुझे जीवन की एक दिशा बदली या बदल दी, वो आपको बताऊंगा, मौत पर विजय। When you conquer death, वो कितनी बड़ी बात होगी। तो एक नहीं 2 बार ऐसा हुआ। दूसरी बार जब मौत पे विजय पाई तो अद्भुत था, वो भी संक्षेप में बता देता हूं। हाँ पूछिए, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं अच्छा, अपनी बात पूरी कर दूं। आपको जैसे मैंने बताया, वो क्लास में बताया कि नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हुआ करते हैं उस जमाने के, जब वो कुछ बड़ी शख्सियत नहीं थे। केशुभाई पटेल का तख्ता पलटा था 1900 आज से 30 साल पहले गुजरात में। तो उनको कुछ ऐसी हुई थी कि उनको भगा दिया गया था गुजरात से दिल्ली, नरेंद्र मोदी को। एक कमरे में 2 लोग रहते थे। अभी हाँ, अभी कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं हमारा वो संबंध और वो मोदी जी के दिन। तो उस समय क्या था, यहाँ पर मैं दर्शकों के लिए ऐड करना चाहूँगा कि हमारे देश की जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, वो हमारे सर के बहुत अच्छे मित्र रह चुके हैं। और इतना ही नहीं, पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ भी हमारे सर के काफ़ी अच्छे मित्र रह चुके हैं। तो
जो भी सर बात बता रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है। अगर सर ने हमें एक बार बताया भी था कि सर की जब डॉटर की मैरिज थी तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें एक पत्र भी भेजा था, उन्हें इनवाइट किया था, पर वो आ नहीं पाए थे। सर आप अपनी बात हाँ नहीं ठीक है, तो वो अपने मुंह में मिठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो आपकी उस बात के लिए कैसे किस स्टोरी पे मौत पे विजय मानी पाई थी, तो नरेंद्र मोदी इसमें एंट्री होती है। तो वो मैंने भूमिका आपको बताई कि मित्र मैंने हुआ करते, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बन गए तो अच्छी बात है भाई। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने बताया मुलाकात नहीं है, वो बेटी के विवाह पर खाली आदान प्रदान हुआ। तो बात वो जो जब मौत पर विजय पाने वाली है, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अक्षरधाम पर हमला हुआ था शायद सितंबर 2002, अगर मेरी मेमोरी गलत नहीं है। आजकल तो गूगल मैया की जय, तो आपके पॉडकास्ट पे लोग चेक कर लेंगे। कुमार राजेश जी, अक्षरधाम अटैक ऑन अहमदाबाद, व्हेन डिड इट हैपन। तो दैट्स व्हाई आई एम क्वालिफाइंग स्टेटमेंट, शायद सितंबर 2002, बिल्कुल ठीक है। तो उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। अब हुआ ये, अब मैं वो डिटेल नहीं जाऊंगा कैसे मौत पर विजय पाई और कैसे जीवन की दशा बदली। रात भर, जैसे शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में कवर करके आया, शाम को 5 बजे वीडियोकॉन टावर में ऑफिस तक पहुंचे, तुरंत कहा गया नहीं, आप गाड़ी में बैठाया गया, 20-25 हज़ार रुपये पकड़ाए गए, सीधे जाइए, आपको गुजरात पहुंचना, फर्स्ट फ्लाइट लेकर चले जाइए। और उसमें ऐसा था कि मेरे फ्लाइट बुकिंग हुई है, जनरली ऑफिस वाले करते हैं, फ्लाइट बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, कुछ नहीं, आप सब कर लीजिएगा, एयरपोर्ट पहुंचिए वहाँ पे। अब इंसिडेंटली कुछ ऐसा पता था, तुरंत मैंने सिविल एविएशन मिनिस्टर था वो शाहनवाज हुसैन, वाजपेयी जी की सरकार थी दिल्ली में, उनको मैंने फ़ोन किया सीधे, बाई चांस, मतलब चूंकि सबको जानता था। हाँ कुमार राजेश जी, मैंने कहा अहमदाबाद की फ़्लाइट 6 बजे है, फ्लाइट नहीं जाएगी जब तक कुमार राजेश नहीं पहुँचेंगे। ऐसे क्या हो गया? मैंने कहा अक्षरधाम पर हमला हो गया, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ, टिकट भी बनवा दीजिएगा, पैसा मैं दे रहा हूँ। भागते भागते पहुँचे, फ्लाइट वहाँ लैंड की, तब तक एयरफोर्स की फ़्लाइट आ गई थी, NSG की फ़्लाइट हमारे साथ लगभग पहुँची थी, जिसमें कमांडोज पहुँचे थे। अब मैं बता रहा हूँ मौत पर विजय वाली, तो रात भर हम सो नहीं पाए, आसपास चल रहे थे। हाँ, हमारे बाद फिर पिछली फ्लाइट से दीपक चौरसिया भी आया और सिक्ता देव भी आई। तो दीपक और सिक्ता देव चूंकि लड़की थी तो वो भीड़ में थोड़ी खो गई, और लड़कियों का सेंसिटिव मामला है, तो दीपक उसी में लग गया उसको बचा कर लाने में। तो मेरे ऊपर भी थोड़ा भार ज़्यादा था, तो रात भर हम कोई नहीं सो पाए, दीपक भी नहीं, मैं भी नहीं। अगले दिन सुबह में खबर मिली कि ऑल NSG कमांडो घुसे, NSG कमांडो भी 2 मरे थे, सारे आतंकवादी मार दिए गए, सब लोगों को छुड़ा लिया गया, लेकिन रात भर के बाद सुबह 5:30 बजे। और जो घायल हुए थे 10-15 NSG कमांडो, वो हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। तो हमारा था कि भाई सोना नहीं है, पहले हॉस्पिटल जाइए, उन सब का इंटरव्यू कीजिए। हुआ ये, जब इंटरव्यू हम कर रहे हैं NSG कमांडोज का, और उस समय था कि थोड़ा नहीं होता, लोग उत्साह में ज़्यादा बोलने लगते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि मुझे भी बात नहीं करनी चाहिए थी हॉस्पिटल में घुस करके, तो ICU में मैं नहीं गया था, जनरल वार्ड में जो थे उनसे बात कर रहा था। पीछे आकर के सब भारत माता की जय, वंदे मातरम नारा लगा रहे हैं। मैंने 1-2 बार डांटा सबको, भाई भारत माता मेरी भी है, मैं भी जय करता हूँ, वंदे मातरम, लेकिन अभी ये बात करने दो। 2-3 बार डॉक्टर्स ने भी कहा कि हॉस्पिटल में डिस्टर्बेंस हो रहा है, उन लोग भी चले गए। मुझे नहीं पता था कि उन लोग इतना बुरा मान जाएंगे, मतलब 10-15 की टोली होगी, अब कौन दल था मुझे नहीं पता है, लेकिन अब लौट के व्हाइट एम्बेसडर थी, शायद सतेंद्र नेगी मेरे कैमरामैन थे, मुझे याद नहीं आ रहा, ड्राइवर। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, एम्बेसडर गाड़ी बंद किया, अचानक 25-30 लोग चारों तरफ से घेर लिए। द कार इज सराउंडेड बाई 25-30 पीपल, और उन्हें एक के हाथ में पेट्रोल से भरा हुआ कैन, और वो तड़ातड़ मारना शुरू किया। तो हमने लॉक वॉक कर लिया अंदर से, फिर कहा कि अब वो बाहर चिल्ला रहा, अब भारत माता की जय नहीं बोलने देते थे, अब क्या होगा, अब बताओ, अब यहां पेट्रोल डालेंगे सब, तुम लोग यही खत्म। और तब तक गोधड़ा का कांड हो ही चुका था पहले, जलाने वाला सब मामला। तो 2-3 बाबू मारे जा रहा है एकदम, डालो पेट्रोल डालो पेट्रोल। अब पेट्रोल का खोल रहा है, जब तक पेट्रोल खोले डाले तो खत्म हो गया ना, तो पेट्रोल अगर खुला और डला तब तो माचिस गलती से भी आ गई तो खत्म सब। अचानक पता नहीं कहां से आया, दरवाजा खोला मैंने, आई जस्ट ओपन द डोर और कूद करके उनके सामने चला गया, सामने में। और मैंने इन लोग जानते नहीं कुमार राज कुछ करेंगे, मैंने कहा और पता लगा तो मरना ही है, सर बहादुरी से मरा जाए। बिल्कुल। बाहर गया और जितनी भी मुझे संस्कृत के श्लोक मुझे याद थे, सब धारा प्रवाह बोलना मैंने शुरू कर दिया एकदम, ठीक है, सारे के सारे। अतुलित बलराम में शैलादिम धनुर्क्षाणम ज्ञानी नामक रघुनम सकल गुण निधानम वानराणाम भिषम रघुपति विरक्तम वाजयातम नमामि ओम नीलाम बुशामल कोमलांगम सीता सवारो पितमांगम पाणु महाचाय चार चापन नमामि रामम रघुन शरातम करारविंदे नपदारविंदे मुखारविंदे विनिमेषं श्रीपति शोदांगद प्रसन्नम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। उन लोग सब हड़ला गया सुन के। बिल्कुल। मैंने कहा कि बोलो, किसकी हिम्मत है कि हमसे ज्यादा संस्कृत अभी बोले? हाँ, हमसे ज्यादा कौन हिंदू है बताओ? बिल्कुल। हमसे ज्यादा कौन भारत माता को प्यार करता है बताओ?
एंड आई स्टार्टेड शाउटिंग. दे टुक बैक थोड़ा सा. मैंने कहा हिम्मत है तो बोलो और नहीं तो मैं जा रहा हूं. घुसा, बंद किया, मैंने कहा भागो. और वो तल से खुली वो रास्ता एंड वी रश्ड. उसके बाद जब बाहर निकले, मैंने क्या किया, स्ट्रेट में पहुंचा. मैंने कहा मुख्यमंत्री का घर कहाँ है? सीधे मोदी के पास. नरेंद्र, और वहाँ अपॉइंटमेंट था नहीं. ये सर, मैंने कहा नरेंद्र मोदी हैं? मैंने कहा हाँ हैं सर. तो नहीं सर अपॉइंटमेंट था. मैंने बोलो कुमार आदेश आए हैं. तो तुरंत हाँ बोला, क्या होगा? मैंने पूरा बताया ऐसी सी बात है. अब वहाँ चुटकी लेने हुआ जब वो है, मतलब नहीं है. एवरीवन वाज, गोधरा में सब लोग उनके अगेंस्ट बोलते थे ना करते हुए, और मैं भी तो भाई अपना पत्रकारिता का धर्म निभा रहा हूँ. अब पता लगा राजेश जी कितना मुश्किल है पत्रकारों को यहाँ रहना. मैंने, हमको धमकी भी दे रहे हैं, हालांकि बुरा मत मानिएगा मोदी जी, वो मतलब आपने जो इशारा किया, लेकिन अब आप सुरक्षित हैं, अब आप हमारे पास आ गए हैं. फिर धीमंत पुरोहित हमारा था, वो भी, आप लोग हमको रावण बनाते हैं, जनता हमको राम बनाती है. तो खैर वो तो था उसके बाद. लेकिन ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया कि कैसे मौत पर विजय पाई. और तीसरा आपने क्या पूछा था? हाँ, बड़े बड़े का प्रेशर है फिर भी कैसे स्टोरी दिखलाई. वो तो अद्भुत स्टोरी थी. अब मैं फिर अगर नाम ले ही सकता हूँ, उसे नहीं है. एक है, अच्छा कोई बात नहीं, प्रभु चावला. लोग जानते हैं. प्रभु प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा बुरा नहीं करूंगा. एक टेप लीक हो गया था, अमर सिंह का टेप. और अमर सिंह के टेप में, अच्छा उसमें मैं नहीं जाता हूं. अमर सिंह के टेप में बहुत लोगों की पोल खुल गई थी, हमारे प्रभु का भी उसमें नाम था, लेकिन उसमें मैं नहीं जाता. मैं खाली वो बताता हूं कैसे मैंने स्टोरी चलाई. एक, अब नाम नहीं लेता हूं, ठीक है, सबको खाली काम पे बात करता हूं. तो जिनका मैंने नाम ले लिया, ही वॉज द ग्रुप एडिटर. इंडिया टुडे के हेड हैं, तो टीवी टुडे के भी हेड हैं, आज तक उसका बहुत. तो ग्रुप एडिटर, अब ग्रुप एडिटर के मर्जी के बिना तो स्टोरी टेलीकास्ट कर नहीं सकते. बिल्कुल. और जिस मंत्री के खिलाफ मैंने स्टोरी बनाई थी, रंगे हाथ उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खुला हुआ था. अफगानिस्तान से कुछ तेल में 150 करोड़ का कुछ बड़ा मामला था. मेरे पास दस्तावेज आ गए थे, स्टोरी तैयार की. अच्छा, इतना आप आगे मैं बताऊं, क्रेडिबिलिटी, प्रामाणिकता बहुत जरूरी है पत्रकारिता के लिए. तो सुप्रिय प्रसाद अभी आज तक हेड है. सुप्रिय विल रिमेंबर दिस स्टोरी जब मैं बता रहा हूं. सुप्रिय, ही वाज आउटपुट हेड. सुप्रिय वाज आउटपुट हेड. मैंने फोन किया, सुप्रिय आज 9 बजे की मेरी लीड स्टोरी है, और मैं बताऊंगा नहीं क्या स्टोरी, क्योंकि पोल खुल जाएगा, लोग फिर प्रेशर डालने लगेंगे. वो ये थोड़ी समझा घर से भी प्रेशर हो सकता है, हमारे प्रभु भी प्रेशर डाल सकते हैं रोकने के लिए. मैंने, अच्छा अभी मैं नहीं कह रहा हूँ प्रभु प्रेशर, मैं अपना, बट ही ट्रस्टेड मी. सुप्रिय ट्रस्टेड मी. कुमार राजेश जी की स्टोरी है तो टनाटन होगी. सर हाँ, एक समस्या थी कि मैं बिल्कुल लेट कर देता था एडिटिंग. तो 8:55 तक कमिट हो जाएगी ना सर? मैंने कहा हाँ, 8:55 तक मैं स्टोरी तैयार कर दूंगा. टन 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 करके हुए, जैसे ही स्टोरी टेलीकास्ट हुई, बूम, 9 बजे का कैबिनेट मंत्री के खिलाफ 150-200 करोड़ का घपला. और वो जो कैबिनेट मंत्री थे, हमारे जो ग्रुप एडिटर थे, वो भी उनके करीबी थे, और भी मतलब किसी की हिम्मत नहीं थी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ बोलने का. उनका मैं नाम अवॉइड करता हूँ, वो अभी भी मेरे मित्र हैं. बिल्कुल. वो रांची से सांसद रह चुके हैं, समझने वाले समझ जाएंगे. रांची के सांसद रह चुके हैं, मंत्री थे उस समय, अभी भी मेरे मित्र हैं. आप भी बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो खबर थी, टेलीकास्ट हो गई, हंगामा मच गया. तुरंत सुप्रिय स्टोरी तुमने कैसे चलाई? सुप्रिया कुमार राजेश की स्टोरी है, अगर गलत है तो बताइए सर. गलत तो हो नहीं सकता. हाँ. तो उसका स्टोरी रुक गई. हालांकि बिल्कुल वो हो गई. बॉस ने फोन किया, प्रधानमंत्री ऑफिस हुआ, क्या हुआ, स्टोरी फिर दोबारा नहीं चली. लेकिन प्राइम टाइम का एक एपिसोड बाकी 1000 के बराबर है. बिल्कुल. तो इस तरह से तीनों चीजें मैंने बताया कि कैसे परिवर्तन लाए हमारी पत्रकारिता से, कैसे मौत पे विजय पाई, और कैसे तमाम दबावों के बावजूद आप अपना काम कर सकते हैं, पत्रकारिता कर सकते हैं. हाँ, इसी से ही जुड़ा हमारा सर वो है, आपने काफ़ी न्यूज़ एजेंसीज में काम किया है. उस टाइम पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब सर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, उस टाइम तो शायद सीडी में न्यूज़ ट्रैक हुआ. हाँ, तो न्यूज़ एजेंसी ने, मीडिया हाउसेज कहें, न्यूज़ एजेंसीज का अलग मतलब होता है. ओके. जैसे ANI न्यूज़ एजेंसी है, आज तक मीडिया हाउस है, उस तरह से. तो खैर अभी पत्रकारिता सीख रहे हैं इसलिए. बिल्कुल. तो मीडिया हाउसेज में काम किया है, न्यूज़ एजेंसी में नहीं काम. मीडिया हाउसेज में. हाँ. तो सर जैसे पहले सीडी होती थी, और लोगों तक उसके पहले VHS कैसेट निकलता था, जो न्यूज़ ट्रैक मैंने बताया. वो जैसे मैगजीन्स वेर सर्कुलेटेड इन प्रिंटेड फॉर्म, इंडिया टुडे, audio visual media is news track, so that was circulated in VHS cassette. Now that is redundant, outdated.
तो आपने बिल्कुल सही कहा, VHS कैसेट में शुरुआत हुई थी 1992 में। तो मेरा सवाल सर यही था आपसे, और ये सर शायद सब जानना भी चाहेंगे, उस समय के जो पत्रकारिता जो की जाती थी टीवी से, उसके बाद टीवी आ ही गया रेगुलर, और आज डिजिटल में आप कितना मतलब डिफरेंस समझते हो? क्या कुछ चेंजेस आपको देखने में, और वे ऑफ प्रेजेंटिंग न्यूज़ भी कितना चेंज हुआ है जिस समय आप करते थे और अब में? हाँ, तो मैं टेक्निकल साइड पहले छूता हूँ, फिर कंटेंट वाले पर आता हूँ जी। टेक्निकली तो बहुत बदला है, ठीक है। एक जो कैमरा हुआ करता था वो इतना बड़ा होता था, 10-15 किलो का, ठीक है, कैमरा खाली कंधे पर रख करके हमारे जो कैंप थे उनको, मतलब जो 15 किलो का नहीं, 15 किलो को तो रिकॉर्डर मैंने कहा, कैमरा होगा 5 से 10 किलो का बीच का कंधे पे, इतना बड़ा। और जो कैमरे के अंदर रिकॉर्डर नहीं होता था, ऑडियो रिकॉर्डर अलग होता था, वो 10-15 किलो का होता था। तो कैमरामैन एक चल रहे हैं, साथ में कैमरा असिस्टेंट या ऑडियो रिकॉर्डर। तो ऐसी ऐसी भी कहानियां हुई हैं कि भरत कैम वॉज कैमरामैन, मछिंदर राम वॉज माई असिस्टेंट, और उन दोनों के बीच में तार लगा होता था, उसमें तार के फंस करके मैं गिर जाता था भीड़ में। और अब डिजिटल एज में आ जाइए, एक चिप, जैसे अभी भी आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पॉडकास्ट, देयर इज जस्ट वन मोबाइल, वन जेंटलमैन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, इवन इफ ही इज नॉट सिटिंग इट्स फाइन, बिकॉज मोबाइल इज डूइंग हिज जॉब। बिल्कुल। तो वहां से वहां परिवर्तन हुआ कि मतलब उतना भारी भरकम कैमरा रिकॉर्डर, दोनों के बीच में चेन फंस के गिर जाना, मोटे मोटे कैसेट, अभी एक मोबाइल एंड जस्ट चिप। सो डिजिटली it has moved a lot. I mean, technically it has moved a lot, and that has made the journalism democratic. पत्रकारिता जनतांत्रिक हो गई। अब केवल बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ही नहीं खबर बना सकते हैं, आप भी, उज्जवल भाटिया भी खबरें बना सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। ये परिवर्तन है डिजिटल। बिल्कुल। आजकल तो घर घर में हाय गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और ऐसा चलता रहता है खास, और काफ़ी फेसबुक यूट्यूब पे भी न्यूज़ वो हैं। सर बस 2 क्वेश्चन और आपसे। अरे नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। सर अब जैसे 32 साल से आप इंडस्ट्री में तो हैं ही, और अब आप साथ में टीचिंग भी कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट को जब सिखा रहे हैं तो आप यूथ को क्या एडवाइस देंगे कि अभी जब आप सिखा भी रहे हैं कि अगर सच्चा पत्रकार और बायस फ्री पत्रकार अगर आपको बनना है तो कैसे बन सकते हैं? और कोई भी जो भी अभी हो सकता है शायद हमारे पॉडकास्ट में जो भी देख रहा हो, कोई फ्यूचर में पत्रकार बनने का सोचे या मीडिया फील्ड में आना चाहे, तो उनके लिए आप कुछ गाइडेंस कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने जो मेरी समझ होगी उतना मैं शेयर करूंगा, लेकिन पहले वो थोड़ा सा ट्विस्ट बता देता हूं कि आप बार बार 32-33 साल वाला टेलीविज़न पत्रकार कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि मैं आपको पढ़ाता भी हूं, प्रोफेसर भी। तो वो थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं कि टीवी पत्रकारिता तो 32-33 साल से चल ही रही है, लेकिन साथ साथ करीब 5-6 साल पहले मेरी PhD भी पूरी हो गई, जो 1992 में मैंने MPhil जमा किया था। बिल्कुल। 96 में PhD होनी थी, नहीं हो पाई क्योंकि 95 में आज तक शुरू हो गया। बिल्कुल। वो जो फंस गया था मामला, अब जा करके 2019-20 में आई फिनिश्ड माय PhD। तो डॉक्टर कुमार राजेश हो गए। अब यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं मानव रचना में, यहाँ के प्रबंधक जो टॉप मैनेजमेंट है उनसे मेरा परिचय था पुराना, उन लोगों ने कहा कि ज्वाइन कीजिए। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हुआ कि 2 दिन के लिए, सोमवार और मंगलवार, मंडे ट्यूसडे आई एम प्रोफेसर डॉक्टर कुमार राजेश टीचिंग उज्जवल भाटिया एंड योर क्लास एंड अदर्स, एंड बाकी 4-5 दिन के लिए मैं टीवी पत्रकार हूँ। तो इस रूप में दोनों पक्ष है, और इस रूप में इन्होंने पूछा है कि बतौर आपके प्रोफेसर डॉक्टर कुमार राजेश क्या सलाह दूंगा। हाँ, जो भी नए हमारे बच्चे स्टूडेंट्स पत्रकारिता में आना चाहें और बनना चाहे, तो क्या वो चीज़ें ध्यान रखें कि वो बहुत अच्छे पत्रकार आपकी तरह बन सकें? अरे वो तो खैर फिर वही मैं कह रहा हूँ, विनम्रतापूर्वक ही, मैं हमेशा विनम्रता रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ उज्जवल, मुझसे ज़्यादा सुंदर स्मार्ट दुनिया में बहुत लोग होंगे, मुझसे ज़्यादा हिंदी अंग्रेजी जानने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन 17 जुलाई 1995 को जब पहला एपिसोड आज तक का प्रसारित हुआ, कुछ अस्तित्व में ऐसी योजना रही होगी कि मुझे ही वो अवसर मिला। आज कह सकते हैं कि पूरे आज तक के इतिहास का टेलीविज़न के हिंदी का पहला चेहरा। बिल्कुल। तो ये विनम्रता से मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहली सीख मेरे अपने विद्यार्थियों को भी होगी कि भाई विनम्रता सबसे पहले रखो। बिल्कुल। और कृतज्ञता सबसे पहले रखो। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड इज द फर्स्ट वैल्यू, रिमेंबर, विच यू शुड ऑलवेज कैरी इन विचएवर फील्ड यू आर। आप IAS बने, IPS बने, डॉक्टर्स, इंजीनियर, कुछ भी, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप दैट इन माइंड। और कमिंग टू जर्नलिज्म स्पेसिफिकली, प्रामाणिकता, क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल। क्रेडिबिलिटी मतलब अगर आप बोल रहे हैं तो दुनिया विश्वास करे कि आप बोल रहे हैं। बिल्कुल। और आज के
टीवी चैनलों के लिए मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूँगा। मैं लेना भी लूँगा तो आप मुझे कृपया रोक दें, क्योंकि सब जितने भी टीवी चैनल, सब मेरे छोटे भाई बहन हैं। जितने भी टीवी चैनल आज हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनमें प्रामाणिकता का अभाव है। बिल्कुल। आम जनता समझ जाती है कि अगर फलाना टीवी चैनल देख रहे हैं तो वो उनके पक्ष में होगा। अगर फलाना, इफ आई एम वॉचिंग दैट पर्टिकुलर यूट्यूब जर्नलिस्ट, he or she will be on that side, on Modi's side, that journalist will be on Congress side, तो वो प्रामाणिकता नहीं है जी। जर्नलिस्ट के लिए प्रामाणिकता चाहिए, क्रेडिबिलिटी चाहिए। मैंने कैसा आपको बताया, सुप्रिय प्रसाद वाज आउटपुट एडिटर, ही डिडंट नो व्हाट स्टोरी वाज दैट, आई टोल्ड हिम दैट कुमार राजेश की स्टोरी है। प्रामाणिकता ऐसी थी कि मैं गलत नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। और आज भी वो हो सकता है। तो उस हिसाब से अपने को बनाए रखो, प्रामाणिकता बनाए रखिए। और सुविधा हो गई आजकल के पत्रकारों के लिए, आपको कोई बड़े बड़े लेके नहीं घूमना, आपका मोबाइल, आपका सब कुछ है। लेकिन एक और चीज खास जो ध्यान रखनी है वो है कि हालांकि ये थोड़ा स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक बात हो जाती है, लेकिन अच्छे पत्रकार को एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। बिल्कुल। और अच्छा इंसान ही प्रामाणिक कर सकता है, क्रेडिबिलिटी हो सकता है। बिल्कुल। तो आज एक और दुर्दशा हो गई है, जहां टेक्निकली वी हैव रिफाइंड आवर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन मीडिया, we have also degenerated into blackmailers. बिल्कुल। There are very many TV journalists or journalists, all sorts of journalists who are not journalists but blackmailers. So I will, and मैं फिर नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े टीवी चैनल भी मैंने देखा बड़े नज़दीकी से। मुझे शक्ति दे कि मैं अपने आप बात संयम रखूँ और अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी वो खबरें न लीक करूँ, लेकिन ये प्रामाणिकता के साथ बता रहा हूँ, चैनल्स भी जो बड़े बड़े हैं उन्होंने भी ब्लैकमेलिंग कर करके उतना नाम कमाया है। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो वो सलाह है मेरी कि ब्लैकमेलिंग करके, गलत काम करके, पैसे ब्लैकमेल करके आप पत्रकार नहीं बनिएगा, प्रामाणिकता के साथ आप पत्रकार बनिएगा। और इसका मैं अपना सबूत आपको देता हूँ अभी, आपके अगले सवाल से पहले, जो कि लोग खुश होंगे। आज कभी भी मेरा बैंक बैलेंस हमेशा 0 के आसपास रहता है, लेकिन जो एक पिता के हिसाब से बेटी की शादी अच्छे से किया, वो अस्तित्व में योजना ऐसी है, अगर आप अच्छे इंसान रहेंगे तो कहीं से धन आ जाएगा, कहीं से हंसोटना खसोटता नहीं है। तो इसीलिए वो धन के पीछे पागलपन की तरह मत जाइए, अच्छे इंसान बनिए, कृतज्ञता रखिए, प्रामाणिकता रखिए, आप अच्छे पत्रकार अवश्य बनेंगे। बिल्कुल। वैसे सर की बातें इतनी अच्छी हैं कि जी तो करता है कि सर को सुनते रहे, पर आप सबके प्रश्न थे कुछ जो हमने आइडेंटिफाई किए, वो हम सर से पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़ करें। एक क्वेश्चन सर जो मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ, आजकल जैसे वैसे अभी आपने कवर किया ही सर, कि आपने अभी रिसेंटली एक शो किया था एबीपी नेटवर्क के साथ, क्या बात है। क्या बात है। इसके नाम में भी कितनी पॉजिटिविटी है। आज के टाइम पे बहुत बहुत कम ऐसे टीवी शोज है जो पॉजिटिविटी दें, तो क्या ऐसे पॉजिटिविटीज़ की डिमांड है हमारे इंडिया में? लोग चाहते हैं कि पॉजिटिव खबरें आए, तो अगर कोई यूट्यूब के थ्रू या कैसे भी अगर करना चाहे तो वो पॉजिटिव न्यूज़ कैसे सर्च करके, कुछ अगर आप गाइडेंस दे सके तो। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि पिछले सवाल से जुड़ी हुई बात है। क्योंकि क्या बात है मेरे दिल के बहुत करीब है। आप बार बार 32 साल बोल रहे हैं, मैं 32-33 साल बोल रहा हूँ। 32-33 साल में जो पिछले 3-4 साल मेरे रहे हैं, क्या बात है ऑन एबीपी नेटवर्क, ऑन एबीपी गंगा टू बी प्रिसाइज, वाज मोस्ट फ्रूटफुल फॉर मी। कैसे थी? क्योंकि पॉजिटिविटी थी। पॉजिटिविटी थी मतलब गुड पीपल who are doing good jobs, and if you are good, you will not be running after money. You will not want to be a minister or a prime minister. You can be a minister and a prime minister. You can earn money, but that is not your ultimate goal and parameter for being good. बिल्कुल। वैसे लोगों को ढूंढना मुश्किल। और आजकल जहाँ टेलीविजन में देखो तो लूट, हत्या, बलात्कार, राजनीति, षड्यंत्र, और राजनीति में भी नकारात्मक राजनीति। बिल्कुल। तो आपने जो पूछा ना कि पॉजिटिविटी कैसे आए, क्या देखें, तो सबसे पहले तो भाई आप दिखाना शुरू करो। क्या बात है जो हमारा शो था एबीपी नेटवर्क के ऊपर, वो अपने आप में उदाहरण है। लोग देखते थे बैठ करके, आधा घंटा शुरू हुआ तो लास्ट तक बैठ के देखते थे। तो इसका मैं ये बताना चाहूँगा कि आज लोग नहीं यार, लोग तो खाली वो सेक्स और क्राइम ही देखना चाहते हैं और क्रिकेट ही देखना चाहते हैं। नहीं, अगर 5 दोस्त बैठे हुए हैं, आप उनको दारू सर्व कर दो तो वो दारू पियेंगे, आप चाय पिलाओ तो चाय पियेंगे, जिनको नहीं दारू, किसी को लस्सी पिलाओ तो लस्सी पियेंगे। तो आदत आपको लगानी है, तो हम क्यों ना लस्सी ही पिलाएं, क्यों दारू और 4 चाय पिलाएं। इस हिसाब से यू सर्व पॉजिटिव
news, like क्या बात है on ABP it was. Like if you have started something YouTube channel, I'll suggest that you present those cases. And finally, what you said, how do we figure it out? हम कहाँ ढूंढने की सकारात्मक खबरें कहाँ मिलती हैं? तो इसमें फिर आज की तकनीक इतनी सॉलिड हो गई, हमको कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल। There is something called algorithm. You know, algorithm. There's something called SEOs. बिल्कुल। Search engine optimization. So every Google, every AI, every digital platform, they are all guided by algorithms. तो विश्वास कीजिए उज्जवल जी, आपके सारे पत्रकार, ये जो दर्शक हैं, 2 बार आप पॉजिटिव एनर्जी वाला शो देख लें। क्या बात है, ढूंढिए क्या बात है ऑन ABP गंगा बाय कुमार राजेश, क्या बात है, 2 एपिसोड देख लें, आपको हमेशा एल्गोरिथम प्रॉम्प्ट करेगा ओनली पॉजिटिव न्यूज। बिल्कुल। तो जैसी एनर्जी आपकी रहेगी वैसी एनर्जी आप खींचेंगे। बिल्कुल। तो ये है पॉजिटिविटी, और ये है पॉजिटिविटी लाने की आवश्यकता टेलीविजन में या डिजिटल दुनिया में। वैसे ये मेरा आखिरी सवाल होता, लेकिन आपकी ही बात अभी आपने AI का जिक्र किया, इसमें मेरा एक सवाल मेरे मस्तिष्क में आ गया कि कहा जाता है कि अभी AI का ज़माना है, न्यूज़ रूम AI से रिप्लेस हो जाएगा, तो एंकर, रिपोर्टर ये सब खत्म हो जाएंगे, AI ये कर देगा, AI वो कर देगा। क्या आपको सर लगता है कि ऐसा होगा कुछ, कि AI रिप्लेस कर देगा? फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए, क्योंकि आपके इस प्रश्न के उत्तर के चक्कर में मैं कुछ और बात बता दूंगा जो मुझे बोलना है। तो आपका पहले जवाब स्ट्रेट अवे देते हुए, किसी के बाप की मजाल नहीं है कि कभी भी मानव मस्तिष्क को बदल सके। बिल्कुल। AI हो या AI का बाप दादा कुछ भी हो जाओ, that AI will merely be a tool in the hands of human mind and intellect. तो इसीलिए उस चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। और इससे जुड़ी हुई वो बात है जो और स्पष्ट कर देगी मेरी इस बात को। हमारी जो पूरी शिक्षा है ना, या पूरी मीडिया तंत्र है, बिल्कुल, ये बिल्कुल एक पक्षीय है, यानी भौतिकतावाद के ऊपर है। आप ये क्या बात कर रहे हैं? पीपल आर अट्रैक्टेड, ज़्यादा यूट्यूब बिकेगा, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, सफलता है, ये हम मानवीय पक्ष पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो मानवीय पक्ष पर, जैसे हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ा करके, मेडिकल पढ़ा करके, पत्रकारिता पढ़ा के हम शानदार इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं, शानदार डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, शानदार पत्रकार प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहीं एक पर मानव को भी पढ़ा दो, कहीं मानवीयता भी पढ़ा दो भाई। बिल्कुल। तो शानदार मानव आप प्रोड्यूस करोगे। तो जब आप शानदार मानव प्रोड्यूस करोगे, तब खुद वो मानव AI का बाप होगा। बिल्कुल। और उस मानव में जो सचमुच का मानव है, मुझे माफ करें, आज मानव मुझे दिखते नहीं है सब लोग। सचमुच का जो मानव है वो कोई नकारात्मकता नहीं चाहता। वो जो भी नकारात्मकता चाह रहा है, दिखने में वो मानव है, लेकिन सचमुच में वो दानव है। तो हमें, आप हम सबको उस राक्षस मानव और पशु मानव से मानव की ओर बढ़ना है, देव मानव और दिव्य मानव की ओर बढ़ना है। तब हम खुद ही मानव और दिव्य मानव संपन्न जो हो जाएंगे। हमारे पास इतना कुछ है, ऑटोमेटिकली अजर अमर है हमारा जीवन, आत्मा संचालित जो शरीर को संचालित कर रहा है, तो सारा AI उसके सामने छूटा है। तो बिल्कुल मत डरिए कि AI ये कर देगा, AI वो कर देगा। आप अपनी मानवता को पुष्ट कीजिए, अपनी मस्तिष्क, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इन सब को पुष्ट कीजिए। AI क्या? AI तो बस आपकी चुटकी की चीज़ है। क्योंकि आजकल YouTube पर आपको ऐसी काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी कि भाई ये फलानी नौकरी खा गया, अब फ्यूचर में जर्नलिज्म की कोई स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे काफ़ी सवाल होते हैं। सो खैर, अभी हम लोग आ चुके हैं आखिरी प्रश्न पर। तो आपके प्रश्न के पहले भी ये वाला पूरा कर दूं आपका, जो खा गया, नौकरी खा गई। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। आप गारंटी के साथ समझ लीजिए, और आप सारे दर्शक समझ लीजिए, दुनिया में कुछ ऐसी चीज है ही नहीं कि किसी की कोई भूखा मर जाए। बिल्कुल। पूरे अस्तित्व में इतना सब कुछ है कि किसी की कोई नौकरी नहीं जाएगी, कोई भूखा नहीं मरेगा। बस हाँ, आप केवल भौतिकवाद के पीछे मत दौड़ो। आपकी आवश्यकता क्या है? पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी, उतना काफी मिल जाएगा। अब आप अनर्गल दौड़ लगा दोगे भौतिकता के लिए कि एकदम, तब तो चांद पे भी रजिस्ट्री करा लो, आप लोग जा रहे हैं। हाँ, ऐसा भी एक बीच में चला था ना। हाँ? कि जब इंडिया चांद पर पहुंच गया हाँ, था, तो वही वो प्लॉट बुक करा रहे हैं। हाँ, प्लॉट बुक तो वहां से भी सुखी नहीं होंगे। सुखी होंगे आप अपनी आवश्यकता तय कर लें, अपना सुख तय कर लें, अपना सम्मान तय कर लें। आपकी सम्मान है आपकी उपयोगिता। तो बस एक पत्रकार अगर उपयोगी है तो किसी की नौकरी नहीं जाएगी।
सर अभी जो भी हमारे यहाँ पर नए पत्रकार देख रहे हैं, अगर आप में से जितने भी पत्रकार बनना चाहते हैं, सर से अभी हम कुछ 5-10 टिप्स, अगर सर आप हमारे इन नए पत्रकारों के लिए जो बनना चाहते हैं, जो 12वीं के बाद अगर पत्रकारिता के लिए सोचना भी चाह रहे हैं, अगर बनना भी चाहें, तो उनके लिए आप कुछ टिप्स दे दीजिए। इसी के साथ फिर हम इस पॉडकास्ट समापन करेंगे। हाँ, तो ये इनका आखिरी प्रश्न ही है, तो इसमें टिप्स में सबसे पहला तो एक कि अगर टीवी पत्रकार बनना है, क्योंकि टीवी पत्रकारिता वाली ही मेरी बात है। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं, एक भी दिन मेरा प्रिंट का अनुभव नहीं है, तो वहीं से मैं टिप शुरू करूंगा। अगर टीवी पत्रकार बनना है तो चेहरा चमकाने के लिए पत्रकार मत बनिए। पहले पत्रकारिता समझिए क्या है। विस्तार से जो हम लोग करीब आधा घंटा या ज्यादा बात की है, उसमें शायद आपको पता लग गया हो कि पत्रकारिता क्या है, क्या जीवन में आपको करना चाहिए सकारात्मकता के साथ। वो समझिए, वो सीखिए, और तब आप खुद, आपका चेहरा खुद चमक उठेगा। तो इसीलिए पहली टिप ये है कि द मोमेंट यू ज्वाइन जर्नलिज्म, यू वॉक आउट ऑफ द डिग्री कोर्स एंड यू वांट टू बिकम एन एंकर, नो, फर्स्ट ट्राई टू बी अ जर्नलिस्ट, अ गुड जर्नलिस्ट। वी हैव डिस्कस्ड एट लेंथ व्हाट अ गुड जर्नलिस्ट इज। बी अ गुड जर्नलिस्ट, देन ऑटोमेटिकली यू विल बिकम अ गुड एंकर, अ गुड रिपोर्टर। सो ये सबसे पहली टिप है। और बाकी जो टिप्स है वो पहले मैं विस्तार से बता चुका हूं। एक अच्छा इंसान बनिए जी, प्रामाणिकता यानी क्रेडिबिलिटी अपनी रखिए, बिल्कुल, और अनर्गल भौतिकतावाद के पास मत भागिए, क्योंकि केवल जो भौतिकतावाद का क्या है, निद्रा, आहार, भय, मैथुन, वो तो जानवर भी खा पी के खुश हो जा रहे हैं। भाई आप इंसान हो, बी पॉजिटिव। तो अंतिम टिप है बी पॉजिटिव, बी अ पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग, यू विल बी अ सक्सेसफुल एंड पॉजिटिव जर्नलिस्ट आल्सो। जी। तो आज आपने सुना हमारे बहुत आदरणीय सर के लिए, कितने तारीफ के वर्ड यूज़ करूं, मेरे पास नहीं है वर्ड, पर आपका UBTV पे आने के लिए, UBTV पॉडकास्ट के लिए पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप लोग जो भी अभी देख रहे हैं UBTV को यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। और हम सर से पूरी UBS की जो ऑडियंस है उनके भी यहाँ पे भी सर आपको बोलेंगे कि जल्द से जल्द आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिएगा। अवश्य। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। और अगला पॉडकास्ट होने वाला बहुत ही स्पेशल, क्योंकि अगले पॉडकास्ट में हमारे साथ जो जुड़ेंगी, या ये कहूँ कि जुड़ेंगी, वो है, क्या अभी बता दूं? नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, और उस एपिसोड को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो एक बहुत शानदार एपिसोड होने वाला है। और सबसे पहले तो हमारे इतने एक्सपीरियंस सर भी हमारे साथ आए, जिनका इतना एक्सपीरियंस, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिनसे मोटिवेशन मिलता है। और ना जाने सर के कितने, मतलब स्टूडेंट्स कितने बड़े बड़े आज जिन्हें आप देखते हैं न्यूज़ TV एंकर्स, वो सर से मोटिवेटेड हो चुके हैं, इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री भी। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक लिए देखते रहिए UBTV, और जल्दी हम आपके लिए रोजाना खबरें भी लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।